हाँ जी सर, तो क्वेश्चन है हमारे सामने और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जी, एक कंपनी है धीरज लिमिटेड जिसके पास में 5000 10% प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के, फुल्ली पेड अप है। कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब हमारे को 110 रुपए लौटाने हैं, ये बात कंफर्म है? ओके। इट वॉज डिसाइडेड दैट कंपनी इशू फॉलोइंग: नंबर 1, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, तो 40,000 इंटू 10 4 लाख रुपए के हो गए। रिडम्शन हमने करनी है कितने की? बोलो, 5,50,000 रुपए की वैसे तो हमने करनी है, लेकिन 5,50,000 में से 50,000 अलग रखेंगे और 5 लाख अलग रखेंगे। ओके, ये कहानी है हमारे पास। अच्छा जी, क्योंकि 50,000 रुपए को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कैपिटल की तरह, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। और साथ में इन्होंने 2,000 डिवेंचर्स को 100 ईच पे भी इशू किया है, ठीक है जी। तो ये 2 लाख रुपए के हमारे पास में डिवेंचर्स भी होंगे फॉर कैश। लेकिन आप लोगों को मैंने क्या समझाया था कि आपके बैंक में तो आ जाएगा 6 लाख रुपया, ये आपके बैंक को तो इंक्रीज कर देगा, लेकिन शेयर कैपिटल के बदले में शेयर कैपिटल ही होती है, वो कितनी है जी? यहां पे जाने वाली है 5 लाख, रिडम्शन जिसकी होनी है, रिडीमेबल शेयर कैपिटल 5 लाख, और आने वाली कितनी है सर? 4 लाख। तो हम क्या कहते हैं जी? शेयर कैपिटल प्लस CRR बनाना पड़ेगा हमारे को 1 लाख रुपए का। बात समझ में आई? तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल करें। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बता दो जी जल्दी से। पहले हम क्या करेंगे, CRR या फिर फ्रेश इशू? फ्रेश इशू, पहले फ्रेश इशू करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में बोला हुआ उसने हमें कि फ्रेश इशू करो, तो पहले फ्रेश इशू कर देते हैं। तो हमारे पास क्या एंट्री बन जाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है ना? किया हुआ है ना? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला क्वेश्चन 2018 का 10 नंबर के अंदर जो आया हुआ है ये हम लोग कर चुके हैं। चलो, किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अब शुरू किया है तो निपटा ही देते हैं पकड़ करके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। 6 लाख रुपया, 4 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, बीइंग इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश, ठीक है जी। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है जी। लेकिन हमें मालूम है कि हमें CRR कितने का बनाना है? 1 लाख रुपए का बनाना है, और हम मान के चलते हैं हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है। तो मैंने एंट्री क्या बना दी? तीसरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्शन रिजर्व
कितने का? 1 लाख रुपए का। नाउ डू वी हैव सफिशिएंट बैंक बैलेंस फॉर रिडम्पशन? यस ऑफ कोर्स वी हैव। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, और वैसे भी यहां दिखाई दे रहा है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 6 लाख रुपया आ चुका। ठीक है ना। तो अब चौथी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आवाज देंगे। क्या आवाज देंगे जी? बोलो। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने यहां से। ठीक है जी, जिसकी एंट्री लिख चुकी है, और इसको भगाते हैं यहां से। हाँ जी, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने पैसे देने हैं सर? 5,50,000 रुपए। तो यहां मैंने लिखा 5 लाख, प्रीमियम का 50,000 और टोटल 5,50,000। ठीक है सर। अब उनको, जिनको आवाज दी है उनको पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,50,000 रुपया, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और लास्ट में राइट ऑफ करने की एंट्री, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लो सर, कितना? 50,000। हाँ जी, पहले मेरे को एक बात सुननी है, आपसे पूछना है। किसी भी बच्चे को, चाहे कोई बच्चा बीच में ज्वाइन हुआ है, चाहे कोई पहले से पढ़ रहा है, इस पॉइंट में, इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत होती है क्या कि क्या हमने करना है? नहीं होती। ठीक है, चलूं आगे, चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आरटीपी नवंबर 2018 के लिए क्या बोलता है? ये कहता है, सुनो मेरे बंधुओं। हमने कहा हाँ बोलो। कहता है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मीरा लिमिटेड। अच्छा जी, क्या कहती है मीरा लिमिटेड? कहती है जी, शेयर कैपिटल है उसके पास में 60,000 इक्विटी शेयर की, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप, 6 लाख रुपए है ये। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा इससे कोई सरोकारी नहीं है। साथ में 15% 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज ईच की। ये कितने की है सर? 1.5 लाख रुपए की। तो हमने कितना पैसा है हमारे पास में? 1500 × 100 यानी कि 1.5 लाख रुपए की जो है हमारे पास में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है 75,000 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 75,000 रुपए का। हमें इन दोनों से ही कोई मतलब नहीं है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सर, मतलब तो हमें इससे भी नहीं है, ये इन दोनों से भी मतलब नहीं है हमें। जिससे मतलब था वो 1.5 लाख रुपए की थी। जनरल रिजर्व हमारे पास में पड़े हुए हैं एज अ फ्री रिजर्व 1,12,500 के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 62,500 रुपए पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब इतने के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। डायरेक्टर ने सोचा है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाए 10% पे बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व। ठीक है सर, रिजर्व यूटिलाइज कर लो आप। पहले तो एक बात बताओ, कितने की रिडम्पशन करनी है हमने? 1.5 लाख रुपए की करनी है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि रिडम्पशन हमने कितने की करनी है? 1.5 लाख रुपए की करनी है। ठीक है, रिडम्पशन हमने 1.5 लाख की करनी है, गलती से भी 10% ऐड करके नहीं बोलोगे आप। ठीक है, और हम एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटेशन, मेरे साथ साथ बनाओ, ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। ठीक है बाबू, हमने ये बना दिया इस तरीके से कि हम क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं। कहते जी हमारे पास में फंड्स कितने हैं? हमारे पास में जनरल रिजर्व है। ठीक है, जनरल रिजर्व में हमारे पास में 1,12,500 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 62,500 है। लेकिन
मेरे को प्रीमियम पहले पे करना है, मेरे को प्रीमियम का प्रोविजन बनाना है, मेरा P&L कम हो जाएगा, ठीक है ना, राइट ऑफ करने के लिए। तो प्रीमियम कितना होगा सर मेरे पास में, 1500 इंटू 10, 15,000। लो जी, मैंने यहां से 15,000 कम कर दिए, ठीक है। तो अब मेरे पास में ये अमाउंट कितना हो गया, कितना 47,500। अब टोटल फंड्स अवेलेबल मेरे पास में कितने हैं फॉर क्रिएशन ऑफ CRR, 11,500 प्लस 47,500, 1,12,500 और 47,500 कितना, 1,60,000 है। जबकि मैंने रिडम्शन करनी है 1.5 लाख रुपए की, तो मेरे को फ्रेश इशू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, रिडम्शन करने के लिए 1.5 लाख रुपए को बेस रखा और यहाँ पे लिखा सर फ्रेश इशू प्लस आउट ऑफ पॉकेट के लिए CRR। तो CRR हमारे पास में पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपया है, तो फ्रेश इशू हमारा क्या हो जाएगा सर, नील हो जाएगा, ठीक है। ये बात सही है। अब वही कहानी दोबारा से चलेगी, सारी की सारी वही कहानी चलेगी जी। क्या एंट्री बनाऊंगा सबसे पहले सर, एंट्री बनाऊंगा P&L अकाउंट डेबिट टू CRR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व, कितने का, 1.5 लाख रुपए का, बीइंग CRR क्रिएटेड। हाँ, जनरल रिजर्व भी डेबिट होगा, P&L में तो इतना पैसा है ही नहीं, देखा। इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा या फिर नीचे लेकर के आते हैं, हाँ अब ठीक है। तो P&L में तो हमारे पास में 47,500 ही पड़े हैं, जनरल रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व रिमेनिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी बताना, 1,02,500, ठीक है सर। ये मेरी फर्स्ट एंट्री, ये मेरी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, रिडीम करने के लिए बोलूंगा उसको क्या, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तुम शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, तुम पूरा इसको प्रॉपर ही लिखना, ठीक है। तो हमने कितने देने हैं सर, 1.5 लाख रुपए और साथ में 15,000 रुपए, यानी कि 1,65,000। और फिर हमने क्या एंट्री बनाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे दे दिए हमने उसको 1,65,000 रुपए, 1,65,000 रुपीज, सिंपल। और लास्ट में जाते जाते हम इसको राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्शन को। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, कितना, 15,000 रुपए, डन। लो जी, ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया, ठीक है जी। चलें आगे, चलो जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन पे मैं तुम्हारे को लेके जाऊं उससे पहले ना एक बात बताना चाहता हूं मैं तुम्हें, समझोगे ध्यान से। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, रिवर्स, रट्टे नहीं मारने अपने को। तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे चल पड़ूंगा, ठीक है। देखो मैंने तुम्हारे को ना लास्ट क्लास में ये बात बताई थी, अब मेरे पास और कोई पेज नहीं है तो मैं यहीं लिख रहा हूं, इसका क्वेश्चन से कोई सरोकार नहीं। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को ना एक बात बताई थी कि सर अगर मेरे पास में फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में था, या फिर जो है वो पार्टली है, तो एक बात तय है कि रिडम्शन के अंदर है ना
मैं सिर्फ पार वैल्यू लिखता हूं, प्रीमियम नहीं लिखता, है ना। ये बात मैंने लास्ट क्लास में बोली थी कि इसको हमेशा पार वैल्यू पे देखना। अगर तुमने ये इक्वेशन बनानी है तो कि CRR प्लस फ्रेश इशू, तो CRR तो तुम्हें गिवन होगा, फ्री रिजर्व से बन जाएगा, फ्री रिजर्व से बन जाएगा, वो तो तुम्हें गिवन होगा। लेकिन फ्रेश इशू, सुन रहे हो, अगर फ्रेश इशू ऑन प्रीमियम है, डिस्काउंट पे तो होता नहीं, या तो पार होता है या फिर प्रीमियम होता है। अगर ऑन प्रीमियम ही है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा प्रीमियम के अमाउंट को। यहां पे फ्रेश इशू एट पार वैल्यू पे आएगा। याद है, ये मैंने बताया था कि ये ऑन प्रीमियम कभी नहीं होता, चाहे क्वेश्चन में दिया ही क्यों ना हुआ हो, इसको हम एट पार लेते हैं। उसका कारण भी मैंने तुम्हें बताया था कि भाई यहां पे जो शेयर कैपिटल जा रही है उसके बदले में शेयर कैपिटल आनी चाहिए, इन दोनों को मिला करके, है ना। तो वो शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल इंक्लूडेड प्रीमियम नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आप लोगों को याद होगा तो गलत करके भी दिखाया था। अब मैं एक बात कह रहा हूं, एक क्वेश्चन के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात को बदल रहा हूं, बदलूंगा लेकिन उसकी वजह बताऊंगा। यहां पे ना हमारे को फ्रेश इशू की बात बोली गई थी, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है बाबूजी, ये कब होता है, ये इधर की साइड वाला जो मैंने लिखा है, ये तब होता है जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है शेयर कैपिटल की, यानी कि इसकी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सर ये मेरी बैलेंस शीट है एंड आई डोंट हैव मच बैलेंस टू रिडीम माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, ठीक है, मैंने यहां पे किया ये 6 लाख रुपए, मेरे पास में CRR बनाने के लिए जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। लो सर, अब आप जनरल रिजर्व की बात सुनो, लो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास 80 लाख रुपए का। अब बोलो, डू आई नीड एनी फ्रेश इशू? एब्सोल्युटली नो, नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। 7 लाख रुपए देने, 80 लाख रुपए पड़े अपने पास, बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट से। लेकिन तुम एंट्री तो बना दोगे आवाज लगाने वाली कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओ क्या नाम है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये एंट्री तो तुम बना दोगे, ओके, क्योंकि तुमने CRR बना दिया। लेकिन जब तुम एंट्री बनाने जाओगे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो तुम्हारे हाथ रुक जाएंगे इस सिचुएशन के। सिचुएशन समझ में आ रही है? पहले ये बताओ मुझे, सिचुएशन समझ में आ रही है? देखो हम क्या करते हैं, हम डे 1 से क्या काम कर रहे हैं, हम डे 1 से ना एक ही काम कर रहे हैं, अपना जो क्लास 11th में किया था ना अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, वो इक्वेशन बना के रखी हुई है हमने। हम क्या करते हैं, यहां से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को काटते हैं तो उतने का CRR बनाते हैं। तुमने बना दिया CRR, लो 7 लाख रुपए का, और यहां पे हो गया 80 लाख रुपए से 7 लाख कम 73 लाख रुपीस, ये हो गया बैलेंस शीट हमारे पास में। यहां से अब पहली जैसी कब होगी, जब इधर बैंक में से भी कितना रुपया चला जाए, मतलब ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, अब बैंक में से कितना जाना चाहिए सर, बैंक में से भी तो पेमेंट होनी चाहिए ना 7 लाख रुपए की, लेकिन 7 लाख हमारे पास है ही नहीं, 7 लाख हमारे पास है ही नहीं। अभी ये दोनों मिसमैच थे आपस में, ये समझ लेना पहले से ही, वरना अगर कहो तो लो मैं क्रेडिटर्स यहां लिख दूं नील और यहां पे लिख दूं प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को इक्वल करने के लिए कितना होता था 87 और क्या नाम है ये नील, तो 7 लाख हुए तो लो 80 लाख रुपए लो।
अब तो बैलेंस शीट मैच है ना, अब तो बैलेंस शीट मैच है ना। तो अब मैं तुमसे जो बात कहना चाह रहा हूं, हम शुरू दिन से एक काम कर रहे हैं कि सर हम ना इक्वेशन बना करके चल रहे हैं। क्या इक्वेशन बना के चल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगी तो चाहे फ्रेश इशू ना आए, लेकिन वी नीड टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑन द प्लेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना जी। तो हमने यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया ये सीआरआर में, और यहां पे 73 हो गए और इधर 7 हो गए। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों कि मेरे पास बैलेंस है 6 लाख रुपए और मैं 7 लाख रुपए की रिडम्पशन कर दूं? अब मैं आपको एक और बात रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और प्लांट एंड मशीनरी बेचने की सोचना भी मत, नहीं करना हमने, क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ। अब क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, कहता है सुनो सुनो सुनो। हमने कहा हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर कहता है सुनो सुनो सुनो। हमने कहा बोलो बोलो बोलो। तो कहता है बात सुनो, आप एक काम करो, नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर लो एट प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग बैंक अकाउंट इक्विवेलेंट टू रिडम्पशन। Now we are considering not share capital, we are not considering share capital, we are considering what? बैंक अकाउंट। हम अब बैंक की बात कर रहे हैं, उधर वाली साइड की। अच्छा सर ठीक है, तो हमारे को यहां पे कितना चाहिए? यहां पे कितना था सर? यहां पे ना 6 लाख रुपया था। अच्छा, अगर अपने को 1 लाख रुपया और चाहिए तभी तो रिडम्पशन हो पाएगी ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तभी तो बन पाएगा। तो यहां पे कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है टोटल, और वो कहता है कि आप है ना नंबर ऑफ शेयर इशू कर लो विद प्रीमियम ऑफ 10%, ऐसा कह रहा है वो, विद प्रीमियम ऑफ 10%। अब मेरा बच्चा पता है क्या करता है? सुनो पहले सुनो, मेरा बच्चा पता है क्या करता है? मेरा बच्चा कहता है हमने कसम खाई थी पार वैल्यू को लेना है, प्रीमियम को नहीं लेना है। मैंने कहा ओके। कहता है सर सुनो, हमारे को ना प्रीमियम को छोड़ना है, आप तो बस मेरे को ये बता दो कि कितने का एक शेयर है। मैंने कहा 10 रुपए का है। तो कहता है सर सुनो, मैं ना ऐसे करता हूं, 1 लाख को डिवाइड कर देता हूं 10 से, इसका मतलब आई हैव टू इशू 10,000 शेयर्स। दिवाकर सर, कंपनी हैज टू इशू 10,000 शेयर्स, क्योंकि आपने बोला था कि इसको ना एट पार वैल्यू रखना। मैंने कहा हाँ बेटा मैंने बोला था, और ये एंट्री गलत नहीं होगी, नहीं होगी टेक्निकली, क्योंकि आप क्या करोगे? नंबर ऑफ 10,000 शेयर्स करोगे और 10,000 लोगों से आप क्या मंगा लोगे? 11 रुपया मंगा लोगे ना विद प्रीमियम। तो तुम्हारे पास सरप्लस पड़ा रहेगा एक बैंक अकाउंट में, एक्स्ट्रा पैसे पड़े रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इधर तुम सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दोगे लायबिलिटी साइड पे, तो वो इक्वल हो जाएगा। लेकिन ना वो जो मास्टर जी वहां चेक कर रहे होंगे ना, उनको पता लग जाएगा कि बच्चे को ना ये मालूम नहीं है कि प्रीमियम भी जो होता है ना वो बैंक में ही आता है। सर क्या कहना चाहते हो आप? तो खून पीने को तैयार हो हमारा? हाँ बिल्कुल पीऊंगा जी, बिल्कुल पीऊंगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे। सर आप मजाक कर रहे हो हमसे, बहुत मजाक कर रहे हो, हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कभी कहते हो एट पार वैल्यू लेनी है और अब आपने इसको प्रीमियम में ले लिया, ऐसा आप क्यों कर रहे हो हमारे साथ में? तो मैं बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। जब मैं ये बात करता हूं ना शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल उड़ाने की, ये कंट्रोल जेड नाम की कोई चीज नहीं है यहां पे, चलो कोई बात नहीं। जब मैं बात करता हूं ना शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल भेजने की, तो मैं पार वैल्यू की बात करता हूं। और जब मैं बात करता हूं ना मेरे को बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो विद सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है। क्योंकि एक बात बताओ, जनता ने आपको पैसे दिए, अभी आपकी रिक्वायरमेंट शेयर कैपिटल इशू करने की नहीं थी, क्योंकि वो तो आपके पास सीआरआर पूरा का पूरा था। अभी आपको ना क्वेश्चन खुद कह रहा है, कहता बात सुनो, हमारे को नहीं जरूरत फ्रेश इशू करने की,
लेकिन हमारे पास बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है और प्लांट एंड मशीनरी को हम हाथ नहीं लगा रहे, तो आप एक काम करो, फ्रेश इशू करो कंसीडरिंग बैंक अकाउंट, कंसीडरिंग बैंक अकाउंट। तो अब हमने क्या किया कि बैंक अकाउंट में हमारे को कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया। अब इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का हो या शेयर कैपिटल का हो? क्या वो गुलाबी गुलाबी वाले नोट होंगे असली वाले और वो गुलाबी गुलाबी वाले नकली वाले होंगे? नहीं सर। तो इसको मैं किससे डिवाइड करता हूं जी? इंक्लूडिंग प्रीमियम के साथ। इसको मैं डिवाइड करता हूं वो वाला वैल्यू जो कि विद प्रीमियम है, क्योंकि इससे मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। देखो अब 1 लाख रुपए को 11 से डिवाइड करो, कितना आया जल्दी बताओ? 91 होता है ना? हाँ, ये कोई टुकड़ों में थोड़ी आएगा। 9091 शेयर्स हमें ना इशू करने पड़ेंगे। अच्छा सर, हम ना इशू कर देते हैं। अब एक बात बताना जरा मेरे को, इधर जब मैं इशू करता हूं 9091 शेयर, तो मेरे पास में एंट्री क्या बनती है? मेरे पास एंट्री बनती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये बनती है ना? तो मैं क्या करता हूं सर, 9091 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 9091 मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहां पे क्या हो जाता है 9091 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब जरा 9091 मल्टीप्लाइड बाय 11 बताना मेरे को कितना आया, जल्दी बताओ। बन गया नहीं, अमाउंट बताओ ना। पूरा 1 लाख ही आ रहा है पूरा? 1 लाख 1 रुपया बोलो ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन कैसे गलत हो सकती है। 1 रुपया फालतू है, 1 रुपया फालतू है, वो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा। क्या आपके बैंक में पैसा बढ़ा? और उतना ही बढ़ा जितने की आपको जरूरत थी। 1 रुपया ज्यादा बढ़ गया, चलो, तो आप अब क्या करेंगे? अब आप एक काम करेंगे, यहां कहोगे सर हमारे पास में हो गया ये 7 लाख, अब हम बन गए राजा। हमारे पास अब कितना हो गया? 7 लाख 1 रुपया। और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम का ये 9091 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया हमारे पास। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन बैंक अकाउंट से तो पेमेंट कर सकते हैं ना। उतने का P&L कम हो जाएगा। अगर हमारे पास में ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 73,000 किस में से कम हो जाएंगे? जो 1 रुपया होगा वो उसमें से कम हो जाएगा, 9091 में से, है ना? तो हमने ना 2 चीजें देखी जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि, और ये हुआ है तो क्यों हुआ है? सिंपल सी बात है सर, दिमाग के चक्षु को खोलो और एक बात जान लो कि चैप्टर शुरू होने से लेकर के अब तक हम क्या कर रहे हैं। चैप्टर शुरू होने से लेकर के अब तक हम बैलेंस शीट को इक्वल रखने का काम कर रहे हैं। और बैलेंस शीट को इक्वल किस तरीके से रखा जाए? जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैंक कहते हैं सुनो सर, अगर हमारे पास में यहां पे 7 लाख रुपया होता और हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती और यहां पे हमारे को जनरल रिजर्व दिया हुआ होता 80 लाख रुपए का, तो हमारे को है ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मान लो ये मैं इसको कर देता हूं 7 लाख रुपए और 7,70,000 रुपए अगर मेरे पास बैंक में होते तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नहीं है मेरे पास बैंक में। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा मेरे को जनरल रिजर्व तो है। 2 चीज़ें होती हैं ना, लाइबिलिटी वाला अरेंजमेंट तो हो गया है पहली एंट्री का, जिसमें कि मैं कहता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ड्यू कर दिया, उसका जुगाड़ तो है मेरे पास।
लेकिन बाबूजी अगली एंट्री का जुगाड़ कैसे करूं, उसके लिए होने चाहिए मेरे पास इतने पैसे, और अगर नहीं है और क्वेश्चन में कहा गया है कि सफिशिएंट नंबर, मतलब क्वेश्चन क्या कह सकता था, क्वेश्चन ये हमें कह सकता था ना कि इन्वेस्टमेंट बेच दो, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो जान के तुमसे पंगा लेने के लिए कर रहा है कि सुनो फ्रेश इशू करो, यहां पे भी उसका मजाक थमा नहीं, उसने तुमसे और गेम खेली, कहता सुनो बैंक में उतना पैसा आना चाहिए जितना कि शेयर कैपिटल हो हमारे पास में प्रीमियम पे। अब बच्चे के दिमाग में क्या जाता है कि सर ने हमेशा कहा है पार वैल्यू लेनी है, ओ बाबूजी वो लायबिलिटी साइड का जब ध्यान रखना है ना तब पार वैल्यू लेनी है, जब बैंक अकाउंट का ध्यान करना है ना तो विद सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हो, और लेना ही है। क्यों लेना है? क्योंकि सर सिक्योरिटी प्रीमियम के नोट अलग नहीं होते, वही होते हैं, वैसे ही दिखते हैं वो भी। तो बैंक में चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम आए चाहे शेयर कैपिटल का पैसा आए, बैंक में तो वैसे ही नोट दिखाई देते हैं। कैशियर तो बिल्कुल भी नहीं पहचानता, कैशियर तो कहता है मेरे पास तो पैसा आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम का और कैपिटल का ये मेरे को क्यों गिना रहे हो? दिक्कत तो किसको है? दिक्कत तो लायबिलिटी साइड वाले को है, मैनेजमेंट है उसका नाम, कैशियर को दिक्कत नहीं है। कैशियर की एसेट वाली साइड है और मैनेजमेंट की लायबिलिटी वाली साइड है। मैनेजमेंट कहती है तू तो पागल है, तू तो है ही गवार, कैशियर है तू सिर्फ, इसीलिए हमने तेरे को बस नोट गिनने में रखा हुआ है। असल तो हमसे पूछो, हमें कंपनीज एक्ट को दिमाग हमें कंपनीज एक्ट को देना पड़ता है जवाब कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम और कितनी कैपिटल, तो हम अलग अलग करके रखेंगे। तो जब बात आएगी ना सीआरआर क्रिएट करने की तो हमेशा एट पार वैल्यू लिया जाएगा फ्रेश इशू करने के लिए, और जब बात आएगी ना कि बैंक में पैसा नहीं है हम कंगले हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उसको विद प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये कहानी है बहू जी, ये मैं लास्ट क्लास में भी सुना सकता था, लेकिन ना मेरा मन था कि इसको मैं एक अच्छी सी क्लास के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सोते 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 सो जाते हो लास्ट में, लास्ट तक है ना, और जस्टिफाइड भी है ये। ठीक है, चलो अब कुछ ना कुछ ऐसा आएगा और उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये 8th क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या अभी? नहीं ना? मैंने ना एक दिन एक बच्चे को बोला, मैंने कहा थका हुआ क्यों लग रहा है भाई तू? कहता है मैं सुबह से बैठ के पढ़ रहा हूं सर, तीसरी क्लास है आपकी जैसे तुम लोगों की है। फाउंडेशन का बच्चा था, नया नया राजा बाबू, तो कहता फाउंडेशन मेरे क्या नाम है तीसरी क्लास है सर ये आपकी। मैं अच्छा बहुत बढ़िया बात है, वैसे तो फाउंडेशन में 2 ही होती थी, वो 1 हफ्ते से मेरी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। तो कहता है, मैंने कहा यार मेरी भी तीसरी चौथी क्लास है ये दिन की। तो कहता सर आपका क्या, आपका तो काम ही है पढ़ाने का। बच्चा था ना, उसको अकल नहीं थी, 12वीं पास करके ही तो आया। कहता सर आपका क्या, आपका तो मतलब ऐसे जैसे बच्चे बैठे होते ना साइड में, किसी को पता भी नहीं लगा। वो मेरे को मन तो गुस्सा तो आया कि 2 निकाल करके दूं इसको, लेकिन कहता है आपका तो सर काम ही है पढ़ाने का। तो मैंने उसको प्यार से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा क्या काम है, तेरे को कोई और भी काम दे रखा घर वालों ने? कहते हैं सब्जी मंडी में जाके बेटा रात को केले की रेड़ी लगानी है, शाम को तेरे को कमा करके देना। नहीं सर। मैं कहा तेरा काम है पागल, ये तेरा काम है पढ़ने का, मैं तो यहां पे पढ़ के और पढ़ाने आया हूं मजे मजे में, मेरे को थकान नहीं होती। कारण 1 मिनट के लिए, देखो तबीयत खराब हो तब बात और है, बुखार हो और बात है, जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना उस काम में तुम्हें कभी भी थकान नहीं होती, चाहे वो पूरा दिन करवा लो तुमसे। अभी मेरे जैसे कोई बंदे को बोले कि 50 ओवर का एक मैच खेलना है, 50-50, मर जाऊंगा मैं दूसरे तीसरे ओवर तक ही। क्यों? इंटरेस्ट वाला बात ही नहीं है, ना इतना स्टेमिना है। और वो वहां पे स्पोर्ट्स पर्सन पूरे पूरे दिन खेल जाते हैं, उनका स्टेमिना अपना है। तो ये शरीर है, जैसा डेवलप करोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ते रहते हैं या जो लोग स्टेमिना डेवलप करके बैठे हुए होते हैं। और असल तुम्हारी पता है कहां पे आती है दिक्कत?
जब सारी की सारी पढ़ाइयाँ ख़त्म होकर के तुम अपने घरों में बैठ जाते हो सेल्फ स्टडी करने के लिए, और सेल्फ स्टडी के नाम पे बुक हाथ में लेती 15 मिनट के अंदर सो जाते हो। वो पता है नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि कंटेंट नहीं होता हमारे पास दिमाग में, चीज़ें रिवाइज नहीं की हुई होती। अगर चीज़ें रिवाइज हो ना तो हमारे दिमाग में ना उनको ठीक तरीके से करने का ना एक बोझ चलता रहता है कि यार पढ़ तो सब कुछ लिया, आता भी सब कुछ है, अब बस भगवान पेपर बढ़िया हो जाए। तो शुरू दिन से ही मेहनत करो, थको मत। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 4 लाख रुपए की, 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 50,000 रुपए का, सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दिया हुआ है, कोई लेना देना ही नहीं है हमारा इससे, और कैपिटल रिजर्व से भी कोई लेना देना नहीं है। जनरल रिजर्व हमारे को दिया हुआ है 75,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35,000 रुपए है, ठीक है जी। रिडम्शन हमें करनी है एट पार, तो हमारे पास में फंड्स अवेलेबल कितने हैं सर? ये 75,000 है और ये 35,000 है, कुल मिलाकर के कितना पैसा है हमारे पास में? 1,10,000। हाँ, और हमें रिडम्शन कितने की करनी है? 1 लाख रुपए की। तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू की कोई ज़रूरत है ही नहीं, फटाफट से कर दो इसको जल्दी से। हाँ मैं बताऊं, ये है ना सस्ते वाले क्वेश्चन है 4 नंबर के, तो इसके अंदर ना हम एज्यूम कर लेते हैं, इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में अगर फ्री रिजर्व सफिशिएंट है तो फ्रेश इशू की जरूरत ही नहीं है। वैसे अमूमन क्वेश्चंस के अंदर क्या देखा जाता है कि फ्रेश इशू की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होती है, क्योंकि क्या इशू करना है ये तो क्वेश्चन ही बताएगा ना। अब 1 सेकंड के लिए मान लो, हेलो सुनो तो सही, मैं इस क्वेश्चन के अंदर डाल दूं, मेरा मन कर रहा है डालने का, मेरा क्वेश्चन है मैं डाल रहा हूं, मैं कहता हूं कि सर फॉर रिडम्शन पर्पस कंपनी इशूड 10% डिवेंचर वर्थ ₹5 लाख। सर बैंक का काम तो चल जाएगा लेकिन सीआरआर बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर्स इशू करके शेयर कैपिटल रिडीम नहीं की जा सकती। तो वो जो पेमेंट वाली एंट्री है ना वो तो डिवेंचर के पैसे से अपन कर देंगे, लेकिन वो जो ड्यू वाली एंट्री है ना वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सीआरआर रिक्वायर्ड होगा। ये बात समझ में आ गई होगी अब तक तो आपको, चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो फटाफट से कर दो इसको जल्दी से। किसी की कोई क्वेरी है भाई साहब पूछ लिया करो प्लीज, गलत सवाल ही पूछ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दिमाग में ऐसी चीज आ रही है ना कि कोई कंफ्यूजन हो रही है या फिर ये लग रहा है कि यार सर क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सर। मेरे को, मैं इस तरीके की प्रकृति का पर्सन हूं कि मेरे को तुम ये बोलो ना सर मेरे को रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आता आज की डेट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस एडमिट करो नहीं आता और सीखने को तैयार रहो, बस 2 कंडीशन। क्योंकि तुम बताओगे नहीं मुझे पता लगेगा नहीं, अंतर्यामी नहीं हूं ना मैं। हो गया, 3 ही एंट्री तो लिखनी थी।
जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू CRR, और फिर उसके बाद में 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सोचो मस्ती मारने के तुम्हारे को कोई 4 नंबर दे रहा है इसके। बेटा आते हैं सस्ते वाले, ऐसे आते हैं, महंगे वाले थोड़े से अलग टाइप के। महंगे क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊं तेरे को कि क्या होगा। महंगे से महंगे क्वेश्चन के अंदर मैंने ना तुम्हें अभी तक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अभी कराया नहीं है, तो ऐसी बातें करना ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो पता है क्या कहेगा हमारे को, वो कहेगा सुनो बेटा तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। महंगे से महंगा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ना, ये पेड अप है 80 ईच। अच्छा सर ठीक है, और यहां पे जनरल रिजर्व है हमारे पास में, ये 10,000 है, 1,000 सॉरी, ऐसे कह देगा वो। 1,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 80 ईच की, ये पार्टली पेड अप है, पेड अप वैल्यू 80 है, 100 का था तो मैं यहां लिख देता हूं 100 ईच। अब जैसे ये चीज बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में प्रोविजन नहीं आ जाता कि सर अगर इसकी रिडम्पशन करनी होगी तो इसकी फाइनल कॉल बुलानी पड़ेगी। क्या हो गया, 2 एंट्रीज बढ़ गई ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। लो जी 2 नंबर तुम्हारी जेब में। ओके आगे चलो, जनरल रिजर्व है हमारे पास में, मान लो क्या नाम है 80,000 रुपए का, और P&L में हमारे पास में बैलेंस है 10,000 रुपए। CRR बनाने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि हमें कितना करना है जी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना, 10,000, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 1 लाख। 1 लाख के अगेंस्ट हमारे पास में सामान कितना है जी, 90,000 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें फ्रेश इशू कितना का करने पड़ेगा, 10,000 के लिए। चलो ये भी पंगा हमारे समझ में आ गया। अब ना ये यहाँ पे एक और अड़ंगा डाल देगा, बैंक में तो सिर्फ 50,000 रुपए हैं, इन्वेस्टमेंट को बेचो, इन्वेस्टमेंट को बेचो। इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में 90,000 रुपए की, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है इसकी 80,000, और फिर वो बोल देगा कि मार्केट वैल्यू पे बिक गई। कोई बात नहीं, तो हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर। फ्रेश इशू से भी 10,000 आएंगे, अभी बैंक में 50 पड़े हैं, और 90,000 रुपए क्या नाम है, 80,000 रुपए हमारे मार्केट वैल्यू वाले वो भी आ गए हैं, तो फिर कोई पंगा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट की सेल करने की एंट्री हो सकती है, और उससे प्रॉफिट या लॉस होने पे हमारा P&L इफेक्ट हो सकता है, तो कम कितना होगा या ज्यादा कितना होगा ये भी अपने को पता लग गया। यही हो सकता है ना इसके साथ में, और क्या हो सकता है। अच्छा, अब ना ये एक बात और कह रहा है मुझे, कहता है सुनो सुनो भैया, ये जो बैंक है ना इसके अंदर 20,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देना। मैंने कहा छुड़वा ले, कोई बात नहीं, अब चेक करूंगा कि भाई कितना है हमारे पास में। फिर क्वेश्चन उसी हिसाब से ड्राफ्ट हुआ होगा जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिलाने के बाद, फ्रेश इशू होने के बाद, रिजर्व में पैसा छोड़ने के बाद, मतलब कुछ बैलेंस सीडी छोड़ने के बाद भी हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस हो, वरना तो क्वेश्चन ही गलत मान लिया जाएगा। अब ये तो रही ऊपर की बातें, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। नीचे जाते जाते वो थोड़ा सा ना अपना प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, कहता सुनो सुनो सुनो, हमारे पास में है ना 8% डिवेंचर है, कितने का, 10 लाख रुपए का। इनको ना हमने क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, 6 महीने का ड्यू है इनका, नहीं दिया अभी तक। हमने कहा अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री तुम्हारे को आती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और बाद में डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर कहता है
इंटरेस्ट के बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना तुम रिडीम कर दो 10% प्रीमियम के साथ में। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रीमियम का पैसा, अब इससे जुड़े हुए प्रोविजन क्या कहते हैं, प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, फ्री रिजर्व से आएगा, वो भी हमें याद है। ठीक है जी, तो ये हमारे को है ना एडजस्टमेंट थोड़ी सी डाल करके परेशान नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारी जनरल एंट्री बढ़ा सकता है। और जीवन में एक चीज याद रखना, रिडम्पशन इज इक्वल टू CRR प्लस फ्रेश इशू, ये इस चैप्टर का पॉइंट है। बस इसके अंदर पार वैल्यू लेना, फ्रेश इशू के अंदर पार वैल्यू लेना हमेशा, क्योंकि तुम लायबिलिटी साइड के बारे में सोच रहे हो। जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। अब तू जनरल एंट्री बढ़ाता रहे, क्या इन्वेस्टमेंट को बेचना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडम्पशन से रिलेटेड कोई नया पॉइंट था जो हमने आज तक नहीं सीखा हुआ था? अरे भाई, ये तो हमने क्लास 11th में ही करना शुरू कर दिया था। पार्टनरशिप तो हमने पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ में बेच दी, तो ये क्या हमें चैलेंज करेगा? डिविडेंड देना, हमें क्या नाम है, इंटरेस्ट पे करना हमारा एक्सपेंस है, ये हमें नहीं मालूम क्या ये इस चैप्टर से रिलेटेड है? बढ़ा ले एंट्रीज, बढ़ा ले भैया, एंट्री बढ़ा ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितनी एंट्री बढ़ती जाएगी उतना ये आसान चैप्टर महंगा होता जाएगा, और हम तो चाहते हैं ले भैया तू बना ऐसा क्वेश्चन जो 16 मार्क्स के लिए आए, दे ना हमें 16 मार्क्स इन लल्लू लल्लू एंट्रीज के। हाँ, एंट्रीज में नंबर कहां कटते हैं? जहां बच्चे नरेशन नहीं लिखते। तो ये चीज है, सिर्फ क्या कर लेगा ये। हाँ, और एक लास्ट जो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, बोनस इशू का पॉइंट, वो और डाल देगा इसके अंदर। बोनस इशू आज मैं बता के खत्म कर दूंगा चैप्टर को ही। तो यही है, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कि क्लास फर्स्ट में और सेकंड में जिसकी की टेक्निकल बातें सिखाई जाती है। तो बस यही रूल्स याद रखने। ऐसे ही जब मैं तुम्हारे को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कराऊंगा ना तो तरीके बताऊंगा। हर अकाउंट्स के हर चैप्टर में ऐसा ही है, हर चैप्टर में ऐसा ही है। पहले ना उसके लॉ एंड ऑर्डर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। चैप्टर मुश्किल नहीं होता। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कराऊंगा तो उसके अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा क्या रूल्स हैं जी, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए क्या कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। वहां पे भी जैसे यहां CRR बनता है, वहां DRR बनता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फ्री रिजर्व से ही बनता है। कितना % बनाना है सर? 10% बनाना है। एक इन्वेस्टमेंट खरीदनी होती है जो पहले महीने में खरीदनी होती है जिस साल हमने रिडम्पशन करनी है, और वो 15% के इक्विवेलेंट खरीदनी होती है। ये 2 रूल है वहां पे। तो चैप्टर के जैसे रूल समझ में आते जाए ना, चैप्टर आसान होता जाता। कुछ नहीं रखा चैप्टर के अंदर। अच्छा जी, आओ वो हम उसी चैप्टर में देखेंगे। यहां देखो क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। या अब ये देखो थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, ठीक ठाक सा। आ जाओ जी देख लेते हैं। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ BK लिमिटेड क्या है? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। अच्छा भैया कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने बताया, हमने सुन लिया। 9% प्रेफरेंस 2000, 9% 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी फुल्ली पेड अप की। हाँ, ये इससे हमारा रिश्ता है। जनरल रिजर्व में हमारे पास पड़े हुए 1,20,000, P&L में पड़े हुए हमारे पास में 60,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ओके, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्या इसको मैं फ्री रिजर्व मानूं? नहीं सर, वो तो मना कर रहा है, तो इसकी तरफ तो आंख भी उठा के नहीं देखना, ठीक है ना। अच्छा, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, ये रिडम्पशन की बैंक एंट्री करने के काम आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास फ्री रिजर्व 2 पड़े हुए, एक जनरल रिजर्व और एक P&L। अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने आई नहीं। अब ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। और इस काम के लिए डायरेक्टर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट sum of 40,000 shall retained in general reserve should not be utilized। अच्छा,
ठीक है जी। तो वो कहता है कि ना जनरल रिजर्व में 40,000 छोड़ देना, पूरा खर्च मत करना सीआरआर बनाने में। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व कह रहा है ना ये, हाँ जनरल रिजर्व में पड़े कितने हैं, 80,000 पड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर P&L के बारे में भी कोई बात है। P&L के बारे में बात ये कि 60,000 रुपए का है, लेकिन हमें ना रिडम्शन करनी है 10% पे, और कितने की रिडम्शन करनी है, 2 लाख इंटू 100, 2,000 इंटू 100, 2 लाख रुपए की रिडम्शन करनी है। 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। तो इसका मतलब P&L भी हमारे पास 40,000 ही है ना। अब इस पॉइंट के अंदर यहां तक आते हुए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। अब कहता है क्या, ये कहता है सुनो भैया, कंपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बेच देती है जो कि उसने की हुई है 4500 इक्विटी शेयर्स में इन जी लिमिटेड। पहले तो ना इससे घबराना मत, कोई हमारी जो कंपनी है जाकर के लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ले या किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले, इसको हम इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। शेयर कैपिटल होगी उसके लिए, हमारे लिए तो भाई साहब वो इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्यों डरें। कहता है इसने 4500 इक्विटी शेयर जो जी लिमिटेड के खरीदे हुए थे ना उनको बेच दिया। अच्छा ठीक है, इसका मतलब यहां दिखाई नहीं दे रहा था इसके पास में कोई इन्वेस्टमेंट थी, और जिसकी की कॉस्ट कितनी थी जब इसने खरीदा था। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब इसने खरीदा था कितने का, 45,000 रुपए का। अब एक बात बताओ, ये कोई 45,000 रुपए की चीज थी और वो कितने टुकड़ों में बटी हुई थी, टुकड़ों को ही तो शेयर्स कहते हैं ना। तो एक शेयर कितने का हुआ बाबू, 10 रुपए का, है ना। कहता है 4500 शेयर्स खरीद रखे थे उसने, जिसकी की कॉस्ट थी 45,000, यानी कि जब इसने परचेज किए थे तो उसकी कॉस्ट कितनी थी सर, 10 ईच। मानते हो या नहीं मानते हो। बेच कितना दिया भैया जी ने, 9 रुपए पे, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे नहीं लॉस पे गई है। और देख, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, देखो बच्ची ना बाज नहीं आएगी, वो ना शेयर कैपिटल का नाम लिखा हुआ है ना तो कहती है डिस्काउंट पे किया होगा। हाँ मैं क्या, हाँ क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में, उसी के लिए मैं हूं, दिमाग को रोको मत, लेकिन खुद सोचो। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में एक बात बोली, मैंने क्या बोला, बड़ी प्यार से आराम से टेंशन फ्री होकर के, तुमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तुमने मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, ठीक है, तो तुमने क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखे हैं। तुम दुनिया को क्या बताती हो, तुमने क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखे हैं। ऐसा मत बोलना, आज के बाद बोलना मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर तुम उसका डेली बेसिस पे बेच नहीं रही हो ना, मान लो तुमने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं कि तुमने ये सोच के रखा हुआ है सीए खत्म हो जाएगी ना, बाद में मैं एमबीए फाइनेंस करूंगी, तब काम आएंगे, तब बेचूंगी मैं, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो किसी को आज के बाद ये मत कहना कि मैंने शेयर खरीदे हुए हैं, बोलना मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है। वो इन्वेस्टमेंट किसी भी शेप में हो सकती है, लैंड भी हो सकते हैं, शेयर्स भी हो सकते हैं। मैंने तो कितना सिंपल भाषा को यूज किया, मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई 45,000 रुपए की वो इन्वेस्टमेंट थी जो कि 4500 टुकड़ों में बटी हुई थी, तो एक टुकड़ा कितने का है। मैंने तो खुद ऐसी भाषा का यूज किया है जिससे कि तुम्हारे को कंफ्यूजन ही ना हो। तो एक टुकड़ा 10 का है और एक टुकड़ा बिका कितने में है, 9 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1 रुपए का हमारे को लॉस हुआ है हर एक 4500 टुकड़ों पे, जिसको कि आप शेयर्स कहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं शेयर क्या होते, मैं तो इन्वेस्टमेंट जानता हूं इसको पढ़ करके। तो हमारे पास में 1 रुपए का हमें लॉस हुआ है। ठीक है सर, 1 रुपए का लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट सेल करने पे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लॉस हमारे P&L में जाके एडजस्ट होगा तो फिर से एक बार हमारे P&L के बैलेंस को गिरा देगा। तो सीक्वेंस है ना बाबूजी, अगर मैं क्वेश्चन गलत करने की सोचता भी हूं ना, कर ही नहीं पाता, क्योंकि जब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया ना एक बारी, तो मुझे पता है अब दुनिया की कोई ताकत पहले सीआरआर क्रिएट नहीं करवा सकती मुझसे, पहले इन्वेस्टमेंट ही सेल करवाएगी। क्यों करवाएगी?
क्योंकि उसके ऊपर होगा लॉस, उससे हमारे क्या नाम है लॉसेस से P&L कम होंगे, और P&L यूज कहां होने वाले हैं, CRR में। तो पहले लॉस करवाएंगे या पहले CRR बना देंगे? समझ में आ रही है ना बात? सीक्वेंस गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, तो ठीक है, फिर अब पूरे क्वेश्चन की जान निकाल दी हमने। अब इंस्टीट्यूट आपको 12 नंबर दे रहा है ऐसे झंडू क्वेश्चनों के लिए। सोचो वो तुम्हारे को क्या सोचता है, पागल समझता है वो तुम्हारे को? इंस्टीट्यूट कहता है लो 12 नंबर में, लो तुम्हारे को पास करने के लिए, आगे भेजने के लिए 12 नंबर में ये चीज दे रहा हूं मैं तुम्हारे को। और हम कहते हैं, हम हंसते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख करके। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए क्लास उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, क्या करना है? डेस्क पे चढ़ करके तालियां पीट पीट करके नाचना है। कोई तुम्हें पागल समझे उसको बोलो क्यों नाच रहा है भाई तू? बोले कोई तुम्हारे को भाई ये क्वेश्चन आता है मेरे को, अभी करके दिखाता हूं 5 मिनट में, और ऐसे ही 10 बार कर देना, 5-7 बार जितने भी क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना? तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम्हें वो तो तुम्हें पता है ना कि तुम पागल हो या सही हो। एक बात अपने आप को एक मोटिवेशन का तरीका है ये। जब क्वेश्चन नहीं निकलते अपने आप को डिप्रेस करते हो ना, तो जब क्वेश्चन निकलने लगे ना, जब प्रोविजन चाहे एक पार्ट में ही ठीक हो, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया करो। अरे वाह यार, देख तूने अपने को बेटरमेंट पे लेकर के आया है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये शाबाशी दिया करो अपने आप को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और सबसे ज्यादा शाबाशियां तो तुम अपने आप को टैक्स में देते होगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां ही वहां होती हैं। प्रोविजन ही इतने सारे हैं सर। हाँ, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, लेकिन ना ये सारी चीजें तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगी जब तुम इसको बार बार करते रहो बस। तो चलो सर, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। चलो अच्छा, इन्वेस्टमेंट को सेल क्या करूं मैंने तो यहां पे क्या करना है, पहले तो मैंने यहां पे लिख देना है एक कैलकुलेशन। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ, इसको हटाता हूं मैं यहां से, कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। हाँ जनाब, देखो बातें मत करो तुम, मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूं तो तुम आपस में ही बातें करने लग जाते हो। जनरल रिजर्व बताओ कितने का है? उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया था कि 20,000 छोड़ने हैं। ठीक है सर, तो ये 1 लाख, हाँ 40,000 छोड़ने हैं, तो 80,000 रुपए हमारे पास में अवेलेबल हैं। हमने कहा शुक्रिया। P&L के लिए क्या कहता है? कहता है 60,000 है। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 है, लेकिन हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 20,000 रुपया चाहिए होगा, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आया है 4500 रुपये आया है। ठीक है ना? तो हमारे पास बाबूजी फंड कितने हैं? 35,500। देखो सही सही बताओ, मैं तुम्हारे पे विश्वास करके चलता हूं। 1,15,500 ना? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? 1,15,500। ठीक है सर, 1,15,500। एंड वी नीड रिक्वायरमेंट फॉर रिडम्पशन कितना? 2 लाख। तो बाबूजी हमारे पास शॉर्टेज कितने की है? दैट इज CRR। ये इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? CRR कितना? 84,500। 84,500 का, ओहो ये मैंने क्या बोल दिया, देखो मैं लिख भी रहा हूं गलत, फ्रेश इशू बनेगा, फ्रेश इशू बनेगा। ये तो CRR है ना, इतने का तो बन जाएगा CRR।
और 84,500 का फ्रेश इशू। अब सुनो ना, मेरी हेल्प करो थोड़ी। मेरे को जो फ्रेश इशू करनी है, मेरे को जो फ्रेश इशू करनी है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने 10% पे, मेक फ्रेश इशू सब्जेक्ट टू कंडीशन 40,000। ठीक है जी। डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। ये प्रीमियम पे नहीं करनी है मेरे को, सुन रहे हो क्या? प्रीमियम पे नहीं करनी, मुझे नहीं बोला हुआ, और मैं करूंगा भी नहीं प्रीमियम पे। लेकिन मैं अगर ये तुम्हें बोल दूं कि मेरे को ये जो फ्रेश इशू करनी है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है ना, तो मेरी बदमाशी चल रही है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मेरे को ये फ्रेश इशू करनी है एट 10% प्रीमियम, तो बताओ मेरे से तुम क्या करवाओगे? 84,500 डिवाइडेड बाय 10 या 84,500 डिवाइडेड बाय 11? बोलो क्या करवाओगे? 10 करवाओगे या 11 करवाओगे? सर 10 करवाएंगे। कारण क्या है? सर आप ना हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अभी हम ना लाइबिलिटी साइड के बारे में सोच रहे हैं, और जब हम लाइबिलिटी के बारे में सोचते हैं ना तो पार और पार में खेलते हैं। हाँ, अगर बैंक के बारे में सोच रहे होते ना तो फिर 11 से कर देते, लेकिन यहां पे तो ना 10 का चक्कर है ना 11 का चक्कर है, क्योंकि इसमें तो बोला ही नहीं है कि हमने जो है वो प्रीमियम पे करना है। ये मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा था। ठीक है सर, चलो ये तो हो गई मेरे पास में मेरी कैलकुलेशन, एक रॉ कैलकुलेशन। अब क्या करता हूं सर? सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री क्या होगी जी? मेरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सर इन्वेस्टमेंट तो गई है 45,000 की, लेकिन पैसा कितना आया है? 4500 इंटू 9 है ना, 40,500। तो रिमेनिंग कहां चला गया सर? 4500 इंटू 1 रुपए का मेरे को जो नुकसान हुआ है ना, वो मैं कहां भेजने वाला हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सबसे वेरी फर्स्ट एंट्री। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू की करनी है मेरे को, और वो एट पार ही करनी है, और इक्विटी शेयर करनी है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 84,500। ये 84,500 कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी? यहां से पता लगेगा, 10 रुपए का एक है। कुछ ना दिया हो ना क्वेश्चन के अंदर तो हम यही मान लेते हैं कि प्रीवियस वाली वैल्यू पे ही किए गए होंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ज्ञान वृद्धि करने के लिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, तो ये 10 रुपए का एक है, तो हमने 8450 नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए फॉर कैश। ठीक, और तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का सर? वही 84,500, 84,500। अच्छा, ये मेरे पीछे छुप गया था, ऊपर आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज हमने लिखी, जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देख रहा हो वो समझ जाए। अच्छा, अब फोर्थ एंट्री क्रिएशन ऑफ सीआरआर। तो कर देते हैं सर। क्रिएशन ऑफ सीआरआर करने के लिए हम ऊपर जाते हैं, एक बारी देखते हैं। जनरल रिजर्व में 80 और 35,500 P&L में। ठीक है ना, तो हम एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व डेबिट P&L डेबिट टू सीआरआर। जनरल रिजर्व में 80,000 और 35,500, और
और टोटल कितना आ गया था ये 1,15,500। ठीक है जी। अच्छा, ये थी हमारी एंट्री। और अब देखें जरा, 1,95,000 रुपए हमारे पास में बैंक के अंदर पड़े हैं और अभी अभी हमने 84,500 और बुला लिए हैं। सो डू वी हैव सफिशिएंट बैलेंस फॉर रिडम्पशन? बैंक की एंट्री बनाने के लिए सफिशिएंट बहुत है सर, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए बस, है ना। तो देखो करते हैं हम, पहले तो आवाज लगाएंगे उन लोगों को, आ जाओ खाना बन गया है, जैसे मम्मी लगाती है। तो क्या उसकी एंट्री बनाएंगे? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, है ना, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम पे करना है हमने, रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे करना है 10% पे। हाँ सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने इनको कुल मिला के कितना देना था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी? 2 लाख रुपए की थी ना, प्लस 20,000 और देना था। तो 2 लाख ये लो, 20,000 ये लो, टोटल 2,20,000 रुपए लेना हमसे। और अगली एंट्री हमने बना दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो सर 2,20,000 अपने पकड़ो और अपने घर जाओ, ऐसा हमने उनको बोला। और फिर P&L से राइट ऑफ कर दूंगा किसको? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। तो मैंने एंट्री क्या बना दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो 20,000, जिसको कि पहले ही मैंने अपनी कंसीडरेशन में रखा हुआ था। ये देखो 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम की। सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह ना इसको प्रीमियम लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम से ऐसे लगता है जैसे पैसा आया है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना। ठीक है ना, ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हो जाता है। ठीक, मजा है ना। और देखो अच्छा चलो, मैं ना इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? बोनस इशू को। बोनस इशू को जोड़ देता हूं कि रिडम्पशन हो गई एंड उसके बाद क्या हुआ? देखो हो सकता है मैं कैलकुलेशन थोड़ी गलत कर दूं, तो माफ कर देना पहले से ही। आफ्टर रिडम्पशन कंपनी इशूड बोनस शेयर इन बोनस शेयर 1 each for every 3 शेयर। ठीक है बाबूजी, ये बोनस शेयर मिलेंगे किसको? प्रेफरेंस तो जा चुका है, इक्विटी को मिलेंगे। अच्छा सर ठीक है, इक्विटी कितने थे? 30,000 थे। वैसे ही मैंने ना गलत कर दिया है, इक्विटी बढ़ भी गए हैं ना अभी, और भी तो आ गए हैं। ये देखो 84,500 समथिंग, तो 8450 कितने होते हैं? 38,450 है ना। कोई बात नहीं, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, अब ना इसको चेंज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो सही बना के देगा, हमने ही गलत कर दिया।
कोई बात नहीं, अगर जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हम इस हिसाब से ही करते हैं। देखो सीखना तो ना सर जी 30,000 पहले थे, प्रीवियस 30,000 और 8450 नए थे, तो टोटल 38,450। ठीक है ना। अच्छा जी, इसका 1/3 कितना होगा? भैया जी हाथ जोड़ लिए मैंने सबके आगे, 3/1 मत कर देना इसका। हाँ 3/1 करते कलाकार होते हैं हमारे पास। देखो खुद सुनो, खुद सोचो, मैं ये कहता हूं तुम मेरे शेयर होल्डर हो, जिसके पास 3 है ना उसको 1 बोनस दूंगा। यहां बच्चा पता क्या कर रहा है, कहता है जिसके पास 1 है ना उसको 3 बोनस शेयर दूंगा, क्योंकि तुम बारात में आए हो ना। ऐसा इतनी प्यारी कोई कंपनी नहीं होती जो 1 के बदले में 3 दे, है ना। नहीं सर, हमने तो सुना है बाय 1 गेट 3 फ्री, वो सुनाने के लिए होता है, चारों की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड होती है। मैं तो नहीं पहनता भैया 8,000 रुपये वाली शर्ट, सच बताऊं, वो एक शर्ट कहते हैं 8,000 रुपए की 3 फ्री। अच्छा यही बोलते हैं ना, वो जो टॉप वाला होगा वो पे करना होगा जी, कोई भी चार्ज छांट लो। ऐसा अपने यहां नहीं चलता। वो 8,000 रुपए की शर्ट नहीं होती, शर्ट तो वो 500 रुपए की होती है, वो 8,000 रुपए में बेच देते हैं हम। अच्छा खैर, तो ये 1/3 करना है। कितने आ गए जी नंबर ऑफ शेयर? 12,517, 817। ठीक है, इतने, और मल्टीप्लाई करो इसको कितने से? 10 से। कितना हो गया ये? 128170। ठीक है, 1,28,070। ठीक है ना। हंस क्यों रहे हो? अब देखो इधर देखो ना यार, तुम ना मजाक करने लग जाते हो। हमारे पास में CRR के अंदर कितने पैसे हैं? 1,15,500। हमने 1,15,500 है ना, और हमने कितने शेयर बना दिए हैं? 1,28,000। इतने रुपए का हमें करना पड़ेगा, तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1/5 कर देते हैं। बच्चा सही कह रहा है, कहता 1/5 कर दो सर, यानी कि 5 के बदले में 1 फॉर एवरी 5 शेयर। ये कितने आ गए जी बताना? 7690 इंटू 10, तो ये आ गया 76,900। ओके, अब सही है, इतना हो सकता है भाई, कम हो सकता है ना, ज्यादा कहां से लेके आएंगे? वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन अपने को इसी के ऊपर काम करना है। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी? हमने CRR क्रिएट करके रखा हुआ था ना अभी अपने पास में, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या एंट्री की थी हमने? ये देखो, ये लिखी हुई 1,15,500 की। तो अब CRR को करूंगा मैं डेबिट। नेक्स्ट एंट्री होगी CRR डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस इशू भी कह सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, वो कितना बनाया था हमने अभी? 76,900। 76,900 यहां डाला, और फिर बोला मैंने अगली एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मेरी एग्जिस्टेंस में क्या आ गई जी? इक्विटी शेयर कैपिटल और बढ़ गई। सोचो, पहले 30,000 थे, फिर हमने कुछ नए फ्रेश इशू किए थे, वो बढ़ गए थे। उन दोनों को मिलाकर के, ऐसा मत कहना कि तुम तो अभी अभी नए नए आए हो, तुम भी बोनस ले लोगे क्या? बिल्कुल ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे वो, ठीक है।
तो वो क्या कहते हैं जी, वो दोनों मिला करके हम बोनस इशू देंगे, दोनों को देंगे। और हमने दोनों को बोनस इशू कितने का दे दिया, 7690 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो अपने पास पहले कितने थे, 30,000 थे, फिर कितने हुए 8450, है ना, और अब कितने हैं 7690। अगर तीनों कैपिटल को मिला करके डिवाइड बाय 10 भी कर दोगे तो भी इतने ही नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। कितने आ गई है, जल्दी बता दो, कितना, 46,140। अरे ऐड करना नहीं आ रहा क्या यार, ऐसे क्यों देख रहे हो यार एक दूसरे को, मतलब ऐसे करोगे तुम, मतलब ये भी मैं ही करूं, कैलकुलेटर रखूं यहां पे, ठीक है जी। तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे को कहां दिखाने जी, बैलेंस शीट में दिखाने। अगर होंगे तो हम इतना दिखा देंगे बस। ये लास्ट एंट्री थी चैप्टर की, ये भी खत्म हो गई जी। बताओ इस एंट्री के अंदर कुछ है क्या। सीआरआर क्या था अपने आप में, सुनो सुनो सुनो, सीआरआर क्या होता है अपने आप में, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी किसके पास में ट्रांसफर हो रही है सर, मतलब एक फंड कहां ट्रांसफर हो रहा है, इक्विटी के पास में जा रहा है बाय वे ऑफ बोनस शेयर। तो हमने एंट्री बना दी सीआरआर टू बोनस इशू भी कह सकते हो। और बोनस इशू से पैसा किसके पास नंबर ऑफ शेयर जा रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टेंस में आ रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आती है सर, लाइबिलिटी साइड आती है। लाइबिलिटी बढ़ती है क्या हो जाती है सर, क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, अब अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो इतने आ जाएंगे, लेकिन याद रखना अब सीआरआर कितने का आएगा। सीआरआर आएगा सर, हमने बनाया था ना 1,15,500 का, उसमें से 76,900 कम हो गया तो कितने का बच गया। सीआरआर बनाया हुआ था ना हमने 1,15,500 का, ये रहा, हाँ, उसमें से बोनस इशू कर दिए 76,900 के, तो सीआरआर कितने का रह गया बैलेंस शीट में, इन न्यू बैलेंस शीट कितना, 38,600। ठीक है, तो इसको भी लिख लो एंट्री को फटाफट से, नंबर ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन नंबर था बेटा ये हमारे पास में 12, और मजेदार था या नहीं था, अच्छा था, ये नोट कर लो। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी तुमने, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। पूत का मतलब आजकल बेटा ही नहीं है, सिर्फ बेटा या बेटी इक्विवेलेंट है। क्यों सर, ठीक कह रहा हूं, मेरी खुद 2 बेटियां हैं, ऐसे तो मेरे बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वाले। अब ये तुम्हें अवार्ड लेते हुए बच्ची की जो फोटो दिखाई दे रही है ना, इति अग्रवाल की, ये इनकी अचीवमेंट है किसकी, अपने स्टूडेंट लाइफ में, ये यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन, क्योंकि ये मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो हमारे पास में एक पोस्ट आई कि एक कोई सेमिनार था जिसके अंदर कि इनको कोई अवार्ड मिला था। वो एग्जैक्ट क्या अवार्ड था वो तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा अवार्ड था शायद कि अंडर 40 के जितने भी लोग हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस के अंदर,
या बिजनेस, किसी के बिजनेस को सक्सेसफुल करवाने में, तो वो ऐसा करके कुछ अवार्ड था। मैंने पूरा नहीं पढ़ा कि किस चीज के ऊपर वो था, लेकिन हां, जो इंसान अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में बढ़िया है ना, तो वो आगे भी बढ़िया है। ये ना हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये वाली जो लाइफ है ना, प्रोफेशनल लाइफ है, ये अपन ग्रेजुएशन के एग्जाम वाली पढ़ाई नहीं कर रहे कि हमारे को 34वें नंबर से कोई लेना देना ही नहीं है। सच बात बता रहा हूं, ये ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई नहीं है। तो ये ग्रेजुएशन वाली आदतें भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई लेनी करनी चाहिए। और तुम लोग हमेशा एक बात कहते हो ना, परेशान रहते हो ना, तुमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा करके। इस ब्रेक इवन पॉइंट से तुम जितना दूरी बना के रखते हो ना, उतना बढ़िया रहता है। इसके अंदर बड़ी ग्रेविटी है, इसके अंदर बहुत तगड़ी ग्रेविटी है, अर्थ या किसी और प्लेनेट से भी ज्यादा। जैसे ही तुम इसके पास आने लगते हो ना, पकड़ करके तुम्हारे को यहां पटक देती है। और यही चीज है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में। जब तुम ऊपर ऊपर उड़ रहे होते हो ना 50-55 के आसपास, ये बड़ी तेजी से खींचती है तुम्हारे को नीचे। इससे जितना दूरी बना करके रखोगे ना, वो तुम्हारे को अगर खींचेगी भी ना, तो वो 80 तक खींचेगी। लेकिन अगर हमने प्रिपरेशन ही करी है, 55-50 के आसपास खेल रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाद में अपन ना झूठ बोलने के लिए दुनिया को बकवास पता है क्या कर देते हैं, एग्रीगेट नहीं बना। क्यों? उनको थोड़ी ना पता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था तेरे को कि क्या नाम है, सीए बड़ी मुश्किल है। सीए मुश्किल नहीं है, हम नालायक हैं। कभी तुमने फाइनल्स के अटेम्प्ट के बारे में पढ़ा है? कितने हैं? नंबर ऑफ अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। मैंने पहली बार पढ़ा था ना जब फाइनल्स में, देखो PE2 किया था मैंने, प्रोफेशनल एजुकेशन 2, उसमें 5 अटेम्प्ट मिलते थे। तो 5 अटेम्प्ट अपने को, किसी अगर पढ़ने वाले बच्चे को तुम बोलो कि 5 साल तक है टाइम तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें ही कह दूं 1 मिनट के लिए, ग्रेजुएशन वैसे तो 3 साल की है, तुम्हारे लिए 5 साल तुम्हारे को दिए जाते हैं, तो तुम एकदम से ऐसे बोलोगे ना, अरे सर 3 में ही करके दिखाएंगे, 5 में क्यों करेंगे, ऐसे करके बोलोगे ना। तो सीए के अंदर अपन कहते हैं 5 अटेम्प्ट है तुम्हारे पास में, यानी कि 2.5 साल है, वरना री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। ऐसा मेरे टाइम पे था। अच्छा, PE2 क्लियर किया, यानी कि इंटर को क्लियर किया, फाइनल में आए। फाइनल में आए, वैसे पता तो पहली बार था, जिस दिन पहली बार पता लगा था ना कि फाइनल में अनलिमिटेड पॉइंट्स, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, आग लग गई थी अंदर से, सुन करके, पढ़ करके। खुश होने वाले बहुत खुश होते हैं, अरे अनलिमिटेड है, कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा आता है ना कॉन्फिडेंस सा। एक मेरे को अंदर से खून खौल गया था। मैंने कहा ये क्या समझते हैं हमारे बारे में, ये तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो इस जन्म के अंदर सीए बन के दिखा दो, ऐसा बोल रहे हैं। समझ गए नेगेटिविटी को? समझ रहे हो उनकी, कि अगर हिम्मत है ना तो इस जन्म में सीए बन के दिखा देना। और वहीं जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं वो 21 साल के लड़के और लड़कियां मस्त घूम रहे हैं अपने स्पाइक्स खड़े करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी। सच बता रहा हूं। तो जितना हम अपने लक्ष्य को ऊपर रखेंगे ना, मंजिल उतनी ही आसान होगी। नालायकों के बारे में क्यों सोचना कि नालायक कैसे पढ़ते हैं। आओ देखिए, हमारे पास में क्या है जी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज है। हमारे पास दिखाई दे रहा है हमें शेयर कैपिटल, हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिखाई दे रहे हैं 2,90,000 का और 48 का। अब शेयर कैपिटल का ना हमें पता नहीं है कि शेयर कैपिटल है कितने की, और यहाँ पे नोट 1 और नोट 2 लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर नीचे लिखी हुई होगी। क्या लिखी हुई है? द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2,25,000 एंड ₹100 ईच प्रेफरेंस शेयर 65,000 issued on so and so date. So we are hardly concerned about equity share capital, है ना। हमें अभी तो कोई लेना देना है नहीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास में है कितने?
नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए सर? 65,000 के शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो 650 हुए ना मेरे ख्याल में। 650 शेयर्स है हमारे पास में, जिसकी कि हमने रिडम्पशन करनी है। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ इन ऑर्डर टू, हाँ रिडम्पशन करनी है लिखा हुआ, ये रहा 10% प्रीमियम पे करना। कंपनी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया कंपनी ने? नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट को बेच दो 15,000 रुपए में। अच्छा 15,000 रुपये में तो बेच देंगे, तो है कितने की पहले ये बता। तो हमारे पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा हुआ है 18,500, और यही क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। 18,500 की चीज यदि बिक जाती है 15,000 रुपए में तो अपने को आ जाता है लॉस, और जैसे ही आ जाता है अपने को लॉस, वैसे ही हम P&L के पास भागते भागते जाते हैं कि सुनो सुनो सुनो, अभी मत बना देना तुम CRR, पहले हमसे बात करो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ बोलो कितने के हो तुम, लॉस तुम कितने के हो? हमने कहा हम इतने के हैं। कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने अंदर समाहित कर लूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा अपने अंदर, क्योंकि मैं 48,000 हूं, ठीक है। कहता है ठीक है जी ठीक है। अच्छा अब भागते भागते कौन आता है साथ में? भागते भागते आता है 10% प्रीमियम। सुनो सुनो सुनो, CRR मत बनाना अभी। ने कहा क्यों? कहता है मेरे को भी पैसे की जरूरत है। अब तेरे को कितने पैसे की जरूरत है? तो 6,500 रुपए की। तो फिर एक बारी P&L कहता है हाँ हाँ मैं हूं तुम्हारे पास में। फ्री रिजर्व कहते हैं मैं सफिशिएंट हूं, इसके बाद भी हूं। अच्छा अब यहां पे क्या कहता है? ये कहता है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। बात समझ में आई? CRR बनाने में इसका कोई रूल नहीं है। बैंक में कहता है 12,000 छोड़ देना, ने कहा ठीक है छोड़ देंगे। और फिर वो कहता है सुनो भैया, आपको है ना इक्विटी शेयर इशू करने हैं 50 ईच के विद प्रीमियम ऑफ 10 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बैंक अकाउंट की बात कर रहा है या फिर ये बात कर रहा है किसकी? ये बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। तो हम कितने को बेस लेकर के चलेंगे सर? 50 + 10 यानी कि 60 विद प्रीमियम, ठीक है। तो चलो हमने इसको ये बोला, अरे तुमने क्या नाम है ये तो बोल दिया कि भाई बैंक में इतना छोड़ देना। तुम हमें ये भी कह सकते थे कि जनरल रिजर्व में या रिजर्व एंड सरप्लस में 2,000 और छोड़ देना। वो कहता मैं नहीं कह रहा ऐसा, कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब एक बारी जरा कोशिश करो पहले फटाफट से क्या बनाने की। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर है 14। कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ CRR, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास में क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस था 48,000 रुपीज़, जिसमें से कि हमने माइनस किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कितना? 6500 रुपया, 6500 था ना? हाँ 6500 रुपया, और साथ में माइनस किया लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट का। कितने पे लॉस होगा भाई? 15,000। 18,500 की चीज अगर 15,000 रुपए में बिक जाती है तो 3500 हो गया ना? हाँ 3500 ये भी गए। तो मोटा मोटा अगर मैं देख पा रहा हूं तो 10,000 रुपए चले गए। तो 48 में से अगर 10 जाते हैं तो 38,000 निकल करके आ जाते हैं। 38,000 का तो CRR बन जाएगा।
अच्छा, अपने को रिडम्पशन कितने की करनी है सर? 65,000 की। सो हमारे पास में CRR कितने का है सर? 38,000 का। सो हमारे को फ्रेश इशू कितने का करना है बोलो तो? ₹27,000 का। फ्रेश इशू में हमारे पास में ये 27,000 तो होने ही चाहिए। अच्छा जी, बैंक में बैलेंस कितना है? 31 है। और छोड़ना कितना है? 12,000। तो ये कितना है? 19,000। बैंक में भी चाहिए। ठीक है जी। अब 27,000 के लिए हम डिवाइड बाय 60 नहीं कर सकते। उसके लिए तो उतना ही करेंगे ना जितना हमारे को रिक्वायर्ड हो, 50। एक बारी चेक कर लेते हैं ना, डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो ये कितने आ गए बताओ? 540। ये हमारी रिक्वायरमेंट पहले पूरी होनी चाहिए। 540 हमने शेयर करनी। और सर 19,000 रुपए के हिसाब से अगर चलता हूं तो विद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आता है? 60 रुपीज। कितना हो गया ये? 317। किसके साथ जाया जाए? $317 के साथ जाने में फायदा है या फिर 540 के साथ जाने में फायदा है? अगर ऐसा है तो क्यों है कि 317 के साथ जाने में फायदा? देखो ये वाली साइड तो है ना, ये तो सारी की सारी लाइबिलिटी के बारे में है। तो इस पे तो अपन क्या लगाते हैं? एट पार वैल्यू लगाते हैं। और इधर क्या लगाते हैं हम? इधर हम विद प्रीमियम लगाते हैं। यानी कि बैंक कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ जाए चाहे। तो 31 में से 12 छोड़ के ही तो 19 थे ना। हाँ अच्छा, 19 कर दिया मैंने उसको। हाँ 19 नहीं चाहिए हमारे को, 19 तो बच गया। और फिर हमारे को चाहिए कितना? 27,000 रुपये कम से कम चाहिए। हाँ तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 27 और 19। एक मिनट, 27 क्यों यार? नहीं यार, तुम तो मेरे को भी गलत करवा रहे हो। हाँ अपने को कितना बैंक में पैसा चाहिए? 65,000 प्लस 6,500 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 71,500। ओनली 71 तो हो ही नहीं सकते। $71,500। ठीक है, अब 71,500 हमारे पास में कहां से आए? 60 रुपए के हिसाब से आ जाएं। बताओ कितने शेयर हुए? कितना कितना? 1192। अब बोलो तुम मेरे को कितने शेयर इशू करोगे? 540 शेयर्स या 1192 शेयर्स? अगर 1192 करोगे तो क्यों करोगे? सर सुनो, एक सटीक सी बात है। अगर मैं 1192 शेयर इशू करता हूं तो ही मेरे बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन अगर मैं 540 करता हूं ना तो मेरे बैंक का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेस कर दूं कोई बात नहीं,
शेयर पड़े रहेंगे ना वहां पे, एक्सेस शेयर इशू हो जाएंगे ना। और कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कैश लेके आ सकूं, या कोई और तरीका है बिल्कुल है। तुमने फिर एक बार ही सुनो, कंसीडर नहीं किया, तुमने फिर एक बार ही कंसीडर नहीं किया, 15,000 को नहीं किया ना। इन्वेस्टमेंट बिकी थी ना 15,000 रुपए में, तो बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होगा। तो चलो एक बार फिर से, मैंने इंटेंशनली नहीं किया ये मत सोचना कि सर मजे ले रहे हैं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो कितना हो गया, ऐड करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है, ऐड करेंगे 15,000 जो इन्वेस्टमेंट से सेल हुआ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, माइनस करेंगे 12,000, कितने बच जाएंगे ये? कितने? 34,000। ठीक है जी, 34,000। अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है? 71,500 की है। 71,500 में से माइनस करो 34,000 तो हमारे पास है। कितना अमाउंट आ गया? नहीं, अमाउंट बताना पहले। 37,500 डिवाइड करेंगे 60 शेयर्स से, 625। तो 625 शेयर इशू करूं या 540 शेयर इशू करूं? 625। सर एक्स्ट्रा पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास में कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो हम कितने करेंगे? 625 शेयर इशू करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमारे को दोनों रिक्वायरमेंट, देखो 625 जब इशू करता हूं तो 540 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसके अंदर ही है ना। लेकिन अगर 540 की लाइबिलिटी साइड के हिसाब से सोचूं तो फिर बैंक वाला बुरा मान जाता है। तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो इस टाइम पे बड़ा भाई कौन हो रखा है? कैशियर, बैंक वाला, बैंक साइड बड़ा भाई हो रखी है ना। तो बड़े भाई को देखेंगे, बड़े भाई के हिसाब से छोटे भाई की रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी हो जाएगी। ऐसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पक्का? अच्छा, ये नोट कर लो फटाफट से। इसको प्रॉपर बना दूं? इसको प्रॉपर बना देता हूं, वरना तुम जब बाद में रिवीजन कर रहे होगे ना, तुम कहोगे ये पता नहीं कहां से आ गया। ये देखो, इसको ना ऐसे तमीज से लिखते हैं। अब ये वाली साइड कौन सी है? एसेट वाली। और हम क्या लिखेंगे जी? बैलेंस कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस रिक्वायर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इन बैंक कर लेना। बैलेंस रिक्वायर्ड इन बैंक फॉर रिडम्पशन। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 31,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 15,000 ऐड हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग बैलेंस 12,000 था ना, माइनस हो जाएगा। कितना बैलेंस आ जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 34,000। रिडम्पशन रिक्वायर्ड कैश 65,000 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का 6500 भी, और वो कितना हो जाता है बताना? 71,500। 71,500 में से अपने पास में है कितने? 34,000। तो फ्रेश इशू कितने का हो जाएगा? 37,500 का। डिवाइड कितने से करेंगे? 60 से। कितने शेयर्स आ जाएंगे? 650, विच इज प्रेफरेबल। ठीक है, अब याद रहेगा कि क्या कलाकारी की थी हमने इसके अंदर? $625 है। हाँ, तो कोई बात नहीं, 625 कर लेते हैं। अब तुम बच्चे की जान लोगे क्या? 625 कर लेते हैं भाई। जनरल एंट्रीज कर सकते हो इसकी सारी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये क्वेश्चन होमवर्क में रख लो तुम
कितने कितने खुश हो जाते हैं, है ना। थैंक यू सर। सुबह से बैठे हुए ये मत बोला करो, सुबह से बैठने के ही पैसे मिलेंगे तुम्हारे को जब ऑफिस में जाओगे। अभी मैं तुम्हारे को घोषित कर दूं कि 2 घंटे और पढ़ लो, 10 लाख तुम्हारे। 10 लाख सर, बिल्कुल सर, इस सेशन के अंदर 10 लाख रुपए मैं तुम्हारे को देता हूं, 2-2 घंटे फालतू पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। अब सुन, अभी से एप्लीकेबल है, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, हमारी ना रात को भी नींद खत्म हो जाएगी। सुन लो, पहले बात सुन लो, एक बहुत बढ़िया सी बात बोलने जा रहा हूं। मैंने तुम्हें पैसे का लालच दिया तो तुम कहते हो 10 लाख रुपए बहुत होते हैं सर। अब सोचो, ये जो चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इससे तुम कितने 10 लाख कमा सकते हो, ये कितना प्रीशियस है। अगर तुम गोल्ड के पीछे भागते हो तो जो दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हारे को पढ़ाई, ये तुम्हारी पारसमणि है, जिसको छुएगी वो गोल्ड हो जाएगा। समझ में आई बात। तो 10 लाख रुपए तो एक बार के हैं। ये जो क्लासेस है ना तुम्हारी, इससे कितने 10 लाख रुपए बना सकते हो तुम। उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले लेना। तो बाबूजी, टाइम इज मनी। क्यों तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये नहीं कहते कि साथ में बिजनेस में हेल्प करो, या क्यों बचा करके रखते हैं तुम्हारे को। मोस्टली जिनके घर में रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी, वो बचा करके रखते हैं, नहीं मेरे बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, और हम उसी को वेस्ट कर देते हैं, है ना। पर टाइम को बचाओ। इस टाइम पे अगर टाइम के साथ में तुम कायदा सीख गए ना, तो जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया, इसके अंदर और कुछ है नहीं करने को। नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश चैप्टर के साथ में आएंगे, और उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम डाउट्स पूछना मुझसे। जो हमने क्वेश्चन एनफ किए हैं क्लास के अंदर, आपके पास जो बुक है उसमें भी वही क्वेश्चन दिए हुए, तो बाहर से तो आए नहीं हुए। मॉड्यूल से करो, कहीं से भी करो, बस मैं चाहता हूं करो और तुम गलत करो। सर ऐसा क्यों चाहते हो गलत करो? क्योंकि करोगे तो गलती होगी, लेकिन उसको रोकना नहीं है, आकर के पूछना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, धन्यवाद।